एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विद पांडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा ये वीडियो 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर का पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 का वीडियो नंबर फर्स्ट। अभी तक हमारा 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा हिस्ट्री बहुत जल्द 10 दिन के 15 दिन के अंदर ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। और आपका जो भी वीडियो छूटा हुआ है बैक का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा लिंक, आप आराम से वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास और आपके पास भी बहुत कम टाइम है क्योंकि आप लोग का भी बोर्ड आने वाला है और अब नवंबर स्टार्ट हो गई है। सो अब हमारा स्पीड बढ़ेगा तो आपको भी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करें जल्द से जल्द आप नोट्स रेडी करके हमें व्हाट्सएप पे भेज दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाना शुरू कर दूं। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट जो है सेकेंड चैप्टर का वो है अक्टूबर के बाद क्या बदला। ठीक है, हाँ यही है। तो चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आपको इसे पता होगा कि लेनिन बोल्शेविक पार्टी खेमा के जो लीडर थे, जब आंतरिक सरकार पलटती है और लेनिन के हाथ यानी बोल्शेविक के हाथ में जब सत्ता आती है, और उससे पहले लेनिन ने इट मीन्स कि बोल्शेविक के जो लीडर थे लेनिन, उन्होंने अप्रैल 33 दिया था। और कब अप्रैल 33 दिया था ईस्वी सन के साथ आपको बताना है कि कब अप्रैल 33 दिया था। आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। जब अप्रैल 33 में 3 स्टेटमेंट उन्होंने कहा तो बोल्शेविक जब सत्ता में आती है बखूबी उन्होंने निभाया भी। जो मैं कहता हूँ वही मैं करता हूँ। ठीक है, सिंघम वाला वो जो स्टाइल है वही। ठीक है, तो उन्होंने जो अप्रैल 33 में कहा सत्ता में आने के बाद उन्होंने बिल्कुल किया। क्या ये क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि क्या उन्होंने जब अपनी जो अप्रैल 33 की बात थी उन्हें पूरा कर दिया, क्या सिचुएशन नॉर्मल हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ भी परिस्थितियाँ गंभीर रही और अंततः जाकर बोल्शेविक भी गलत स्टेप उठाता है। इट मीन्स लेनिन भी अपने बचाव के लिए बहुत सारे गलत स्टेप भी उठाते हैं, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे उन्होंने पूरा किया। अंततः उन्होंने भी अपने सत्ता को संभालने के लिए गलत स्टेप उठाया। तो चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि क्या बदलाव हुआ। बोल्शेविक सत्ता में आते ही बहुत बदलाव किया। क्या बदलाव किया भाई? पॉइंट वाइज हम समझेंगे। हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा कि अक्टूबर के बाद क्या बदलाव हुआ, तो आप 5, 7, 8, 10 पॉइंट ऐसे आराम से लिख सकते हो, इसीलिए मैंने पॉइंट में आंसर दिया। या हो सकता है ये डायरेक्ट पूछ देगा अक्टूबर के बाद क्या बदलाव हुआ रूसी क्रांति में। ठीक है, तो एक ये भी पूछेगा बोल्शेविक सत्ता में आई रूस में 1917 में, तो उसके बाद रूस की स्थितियाँ कैसी हुई, क्या पॉजिटिव बदलाव हुई, क्या नेगेटिव बदलाव हुई, तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि जब बोल्शेविक सत्ता में आता है तो क्या बदलाव होता है। पहला नंबर, उन्होंने कहा था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। आई थिंक ये भी अप्रैल 33 में उनका एक स्टेटमेंट था। ठीक है, तो उन्होंने आते ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, लेकिन जो ऑनरशिप था, जो मैनेजमेंट का सिस्टम था, वो सारा गवर्नमेंट के हाथ में रखा। ठीक है, स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में रहा। बैंकों का उद्योगों का निजीकरण तो कर दिया गया, लेकिन ऑनरशिप और मैनेजमेंट का जो काम था वो गवर्नमेंट के हाथों रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। जो भी आपको पता है सीमांत के हाथों में था, ठीक है, उसे क्या घोषित कर दिया गया? सामाजिक, यानी कि जो भी वहाँ के समाज के लोग हैं उनका वो संपत्ति है, ना कि किसी बड़े जान पहचान वाले, बड़े ओहदे वाले, बड़े पोस्ट वाले के पास ज़्यादा ज़मीन होगा, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा था कि रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए संपत्ति का, ज़मीन का, तो उन्होंने ये भी कर दिया, ज़मीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। ठीक है, किसानों को सीमांतों की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए खुली आज़ादी दी गई कि जो राजा ने सीमांत को दे रखा है, कब्जा कर रखा है, किसानों का ज़मीन और सीमांतों को दे रखा है, उस पे जाके किसान अपना अपना हक जमा सकता है और उससे छीन कर उस पर कब्जा कर सकता है। ठीक है,
पॉइंट नंबर 5, बड़े और छोटे मकानों को परिवार के सदस्य के अनुसार बांट दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि आपका 10 एकड़ में जमीन घर जो बना हुआ है उसमें आप 2 आदमी रह रहे हैं, तो वो जब बॉल्शेविक आए उन्होंने ये सिस्टम हटा दिया। आपको अगर 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर के अकॉर्डिंग ही रूम मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको एक मेंबर वाला मिला। यानी कि जितना मेंबर है बड़ा रूम है तो आप बहुत ज़्यादा सदस्य होंगे तो आपको बड़ा रूम मिलेगा। अगर आपका बड़ा रूम है, ठीक है, किसी भी आदमी का कोई भी हो रूस में, ठीक है, और आपके मान लो कि बहुत बड़ा रूम है और 2 ही आदमी हो, तो आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा छोटा करके, और फिर इधर रूम बना के किसी और को शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो असहाय निहाय लोग वहाँ थे उनको शिफ्ट कर दिया, यानी कि आपके परिवार के सदस्य के अनुसार ही आपको दिया जाए, चाहे आपका वो रूम का हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपके नीड के अकॉर्डिंग ही रूम के जो सिस्टम थी वो आपके नीड के अकॉर्डिंग ही पूरा किया जाता था। जो अभिजात वर्ग थे, जो बड़े ओहदे के लोग थे, उनके द्वारा जो पुरानी पदवियां लगाई जाती थी अगर नाम से आगे, उसे हटा दिया गया कि आप किसी भी तरह की पदवियां यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल गई। भाई क्यों? सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां क्यों बदल गई? वाई? और यहाँ पे हमने वाई लगा दिया है, यहाँ पे मैंने क्लियर नहीं किया है कि अभिजात वर्ग द्वारा जो पुरानी पदवियां, जो नाम के आगे कुछ पदवियां लगाई जाती थी, उसे इस्तेमाल पर रोक क्यों लगाई गई? क्योंकि वो चाहते थे बोल्शेविक इक्वालिटी है, और कोई रीजन नहीं था, इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए। अब अगला, सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसमें भी मैंने पूछा, वाई लगाया है कि क्वेश्चन मार्क लगाया, क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि जो परिवर्तन हुआ वो पूर्ण रूप से जनता के बीच और देश विदेश के बीच दिखाई दे, इसीलिए उन्होंने सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां चेंज कर दी। जो आंतरिक सरकार में थी वो नहीं रह के अब नया जो वर्दी है वो ला दिया गया। ठीक है, जो कि एक परिवर्तन का सूचक था, संकेत था, दिखाने के लिए वह एक संकेत के रूप काम करता था। 1918 में क्या किया गया? सोवियत टोपी लाया गया। ठीक है, जो जिसका नाम था बुदिनो वक्का, बुदियो नो वक्का। ठीक है, अगला, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर, जैसा कि उन्होंने कहा था जब स्टेटमेंट दिया था लगभग उसी में या उसके बाद, अप्रैल 30 के बाद, कि बोल्शेविक नाम को बदलकर क्या रख दिया जाए, जो कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए, जो कि मार्क्स का सपना जो है वो पूरा कर सके। ठीक है, इसीलिए अब उन्होंने उस समय कहा, लेकिन अब जब इनका बोल्शेविक पार्टी आती है तो इन्होंने बना भी दिया, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। उस समय उन्होंने कहा क्योंकि वो सत्ता में नहीं थे। ठीक है, अब देखो, जो ये टोपी थी, टोपी का जो नाम है उस पर कम्युनिस्ट संकेत भी दिया गया है, रेड कलर का स्टार टाइप में, उसके बीच में भी कुछ दिया गया है, वो संकेत दिया गया है कम्युनिस्ट का। ठीक है, अगला, अब क्वेश्चन यहां से क्या उठता है कि क्या ये सब जो बदलाव हुए, ये सब जितने भी बोल्शेविक पार्टी जब सत्ता में आई, क्या इन सब या अक्टूबर क्रांति के बाद जो बदलाव हुए, इन सब से सब कुछ सिचुएशन जो वहां का था वो सही में ठीक हो गया? क्या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई? हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई? तो प्रॉब्लम आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आई होप कि आपके लिए ये जो पेज है बहुत ही हेल्पफुल होगी। एक इससे आपको कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन एक जरूर बनता है कि अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में क्या बदलाव हुआ, बोल्शेविक ने क्या बदलाव किए। ठीक है, यानी लेनिन ने क्या बदलाव किए। ठीक है, इससे आपको अगर मैंने 9 पॉइंट दिया, आप अगर 5-4 मार्क्स में होंगे, आप 6 भी पॉइंट देंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड हो वो पॉइंट मांगता है, बिहार बोर्ड वाले भी ऐसे लिख सकते हैं, नो डाउट। अब देखो, हमने बात किया कि क्या इन सब चीज जब बोल्शेविक आती है, ये सब करती है, तो क्या सच में बदलाव होता है? क्या सच में वहाँ पे पीस एस्टेब्लिश होती है? क्या वहाँ फिर से रेवोल्यूशन नहीं होता? क्या वहाँ के लोग संतुष्ट होते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि बोल्शेविक जो किया वो सही किया और पूरी तरीके से वहाँ शांति वातावरण, ऐसा नहीं होता। कुछ समस्या भी होती है, वो हम समस्या देखेंगे क्या होता है।
अक्टूबर क्रांति के बाद भी कुछ समस्या रही। क्या समस्या रही? इतना कुछ करने के बाद भी समस्या रह गई, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जब 1917 में बॉल्शेविक पार्टी सत्ता में आती है, तो बॉल्शेविक क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए एक चुनाव करवाता है, लेकिन इस चुनाव में वह हार जाता है। हार जाने का मतलब ये नहीं वो बाहर चला जाता है, ये नहीं। हार जाने का मतलब है वो अपना बहुमत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं ला पाता है। अगर वो बहुमत लाता तो अपनी मर्जी से कोई भी कुछ बना सकता था, लेकिन वो बहुमत नहीं लाता है। ठीक है, तो इसके अपन जो विपक्षी थे वो बहुमत में है। चाहे वो बात करो आप अंतिम सरकार के, कुछ इसमें लीडर होंगे, कुछ सोवियत के होंगे, चाहे कहीं से भी होंगे, लेकिन जो बॉल्शेविक के लीडर थे वो कम जीते। कहने का मतलब यह है कि वो बहुमत में नहीं रहे। ठीक है, इससे उनको प्रॉब्लम क्रिएट ये होता था कि जो बॉल्शेविक तो सत्ता में थी, बॉल्शेविक जो भी चीज़ प्रस्ताव देता था तो सोवियत संविधान सभा जो उसे खारिज कर देता था, वहाँ से खारिज कर देता था, उसे नहीं मानता था। तो इससे बॉल्शेविक के जो लीडर थे उस समय, जिनके हाथ सत्ता था, उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, उन्हें ठेस पहुंचता था कि हमारे पास सत्ता रहते हुए भी संविधान सभा में हमारे प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाता है, वहाँ से खारिज कर दिया जाता है। ऐसे ही घटना आती है जनवरी 1918 में। असेंबली इट मीन्स जो सोवियत सभा संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, बॉल्शेविक के प्रस्ताव यानी कि लेनिन कुछ प्रस्ताव रखता है, उसे खारिज कर देता है, यानी कि वो नहीं मानता है, उसे खारिज बाहर निकाल देता है, उसे नहीं मानता है, यानी खारिज कर देता है। ठीक है, और ये खारिज करता है। अब देखो, आपको पता था कि अंतिम सरकार बॉल्शेविक के बीच में पहले लड़ाई था। अब देखो, अब किसके किसके बीच में लड़ाई चलने लगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और बॉल्शेविक के बीच में। बॉल्शेविक पहले कॉन्फिडेंट था, अब ओवर कॉन्फिडेंट बना, उसका नतीजा झेलना पड़ा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट बनने के बाद ही 1917 में बॉल्शेविक ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया, जिसमें वह बहुमत नहीं ला सका। ठीक है, पता नहीं कब ओवर स्मार्ट बन गया बॉल्शेविक, जिसका खामियाजा इसे खुद भुगतना पड़ा। भुगतने का मतलब था कि जो असेंबली था, इसका जो भी प्रस्ताव था बॉल्शेविक का, वो खारिज कर देता था। अब खारिज करने से इसे चीट पड़ी, यानी कि इसे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, इसे ठेस पहुंचा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और बॉल्शेविक में कुछ हाथापाई नहीं, मतलब कह सकते हैं कि डिस्प्यूट। ठीक है, डिस्प्यूट चला। लेनिन डिसमिस द असेंबली। अब लेनिन क्या करता है, लेनिन का तो यहाँ पे शासन चल रहा है, बॉल्शेविक तो सत्ता में है, बॉल्शेविक सरकार बनाई है, तो ये क्या करता है, लेनिन डिसमिस करता है, असेंबली को ही डिसमिस करता है। जाओ भाई, मेरा तो प्रस्ताव नहीं माना, मैं तुम्हारा असेंबली को ही खत्म करता हूँ, भंग कर देता हूँ, बंद करो ये असेंबली, नहीं चलेगा। लेनिन ने असेंबली को ही बर्खास्त कर दिया। अब लेनिन ने बर्खास्त किया तो क्या रीजन दिया, कुछ तो रीजन दिया होगा, ऐसा नहीं है कि आप बर्खास्त डायरेक्ट कर दोगे। लेनिन ने ये कहा कि अनिश्चित परिस्थिति में जो चुना गया ये असेंबली है, इसके बजाय जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस है, इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, इसीलिए इसको हम डिसमिस करते हैं। ठीक है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो अभी इसे अचानक चुन लिया गया। इनका कहना था कि 1917 में हम लोग बॉल्शेविक सत्ता में आई और हम लोग बाय मिस्टेक, अनिश्चित परिस्थिति अच्छी नहीं थी, तो हम लोग ने इलेक्शन कराया जिसमें सोवियत संविधान सभा बना। लेकिन संविधान सभा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक कौन है, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। ठीक है, इसीलिए हम इसको डिसॉल्व करते हैं, भंग करते हैं, डिसमिस करते हैं। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, एक बच गया अब बॉल्शेविक। लेकिन यहाँ पे कुछ और ट्विस्ट आएगी, मजा यहाँ पे और कुछ आने वाला है। मजा ये आने वाला है कि बॉल्शेविक तो था ही, और एक तरफ सोवियत भी थे, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। क्या बॉल्शेविक के इन सभी स्टेप पे अखिल रूसी सोवियत ने कोई भी स्टेप नहीं उठाया? बिल्कुल नहीं उठाया, क्योंकि अखिल रूसी सोवियत में 95% लोग बॉल्शेविक के सपोर्टर थे। ठीक है, इसीलिए मार्च 1918 में क्या होता है, बॉल्शेविक और जर्मनी के बीच में कुछ संधि होता है। ठीक है, वो संधि कहाँ होता है, ब्रेस्ट लिटोवस्क। ठीक है, ये प्लेस का नाम है ब्रेस्ट लिटोवस्क। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे अपना पहले का था अंतिम सरकार बॉल्शेविक, अंतिम सरकार चली गई। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई, तो कॉन्स्टिट्यूएंट और बॉल्शेविक। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी चली गई,
अब बोल्शेविक और रूसी सोवियत कांग्रेस बची, लेकिन रूसी सोवियत के जो भी लोग थे वो तो सब बोल्शेविक की पार्टी के सपोर्टर थे, तो वो क्या बोलेंगे। तो अब सिंपल कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ बोल्शेविक मतलब बोल्शेविक ही पार्टी, एक पार्टी मात्र और मात्र एक पार्टी रूस में बोल्शेविक पार्टी बच गया, यानी कि एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वहां पे स्थापित हो गई, एक ही दल वहां पे बचा। ठीक है, अंततः एक दल बचा। अगला, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब रूस में सांसद दर्ज कर दिया। बिल्कुल किया ही जाएगा, क्योंकि अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस बोल्शेविक के सपोर्टर थे, तो बोल्शेविक ने भी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को क्या बना दिया गया, वहां संसद दर्ज दे दी गई। अब बोल्शेविक का जो मन होगा वो करेगा, सिंपल बात है। अब क्या किया, ट्रेड यूनियन पे पार्टी का नियंत्रण था। जो ट्रेड यूनियन था उस पे किसका नियंत्रण था, बोल्शेविक पार्टी का नियंत्रण था। और एक ग्रुप बनाता है, पुलिस का ग्रुप, जिसको गुप्तचर पुलिस कहते हैं। उसका पहला नाम होता है चेका और बाद में इसका नाम होता है ओजीपीओ और एनकेवीडी। कोई बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि सर इसका फुल फॉर्म होता है, तो आप खुद जाके चेक कर लीजिए। एक रूसी नाम है लंबा चौड़ा, ये कभी आपसे नहीं पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म बताए, सो इसको लीव कर जाएं। ठीक है, अगर नॉलेज के लिए जानना है तो सर्च जाइए, क्रोम पे जाइए, गूगल पे जाइए, सर्च कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ये नाम था पहला चेका, गुप्तचर पुलिस जो बनाया गया था उसका पहला नाम था चेका। उसके बाद ओजीपीयू एनकेवीडी रख दिया गया, पहले चेका फिर ये। लेकिन इसका काम क्या था, काम ये था कि बोल्शेविक का जो भी क्रिटिसाइज करता है, जो आलोचना करता है, उसे दंडित करो, भरपूर दंडित करो। अब देखो यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आते हैं। ट्विस्ट ये आता है कि गृह युद्ध हो जाता है। गृह युद्ध भाई क्यों होता है ये समझने की हम कोशिश करेंगे। देखो बाबू, इसके चेंज करने दो, थोड़ा वेट करो एक मिनट। हाँ, तो आपको पता होगा कि बोल्शेविक ने जो वादे किए वो किया भी, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है, बोल्शेविक ने तो अपनी सत्ता बचाने के लिए क्या किया, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, अपना अखिल रूसी कांग्रेस जो भी था सोवियत का उसे अपना लिया, क्योंकि वो सपोर्टर थे। अब इन सभी चीजों पे अब क्या, और हाँ, गुप्तचर पुलिस बना दिए, जो आलोचना कर रहा है उसे दंडित करो भाई, ये करो, फलना करो, चिलना करो। तो इस सब से कुछ लोग नाराज भी हुए, क्योंकि जो युवा लेखक थे, जो कलाकार थे, जो मजदूर थे, समझिए, सिर्फ आप लिख लीजिएगा, जो युवा लेखक थे, कलाकार थे, मजदूर थे, सबों ने जो बोल्शेविक की ओर आकर्षित हुए थे, वो किस लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे समाज में परिवर्तन हो, सामाजिक क्रांतिकारियां हो, परिवर्तन हो, और सिर्फ बोल्शेविक ला सकता है। लेकिन बोल्शेविक ने बाद में क्या किया कि वो अपनी सत्ता बचाने के लिए गलत स्टेप उठाया। क्या गलत स्टेप उठाया कि भाई तुमने ही इलेक्शन करवाया था, संविधान सभा जो असेंबली बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तुम ही ने इलेक्शन करवाया था। लेकिन जब तुम्हारा बहुमत नहीं है, तुम्हारा नीति को वहां से बर्खास्त कर दिया था, प्रस्ताव को बर्खास्त कर दिया था, तो आप क्या करते हो, उसे डिसॉल्व करते हो, भंग कर देते हो। ये तो गलत है, क्योंकि आपने इलेक्शन किया, आपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना करवाई थी, लेकिन बहुमत ने उसके कारण आप क्या करवा दिए, आप उसे डिसॉल्व करा दिए। ठीक है, और उसके बाद क्या किया आप कि गुप्तचर पुलिस बनाते हो कि मेरा जो आलोचना करेगा उसे दंडित करो। ये कहाँ का नियम है, आप भी तो आलोचना करते थे ना, जब अंतरिम सरकार था उस समय तो आलोचना करता था, ठीक है, तो आप भी वही स्टेप ले रहे हो। तो इस सभी से नाराज हो गए बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे बार बार सेंसरशिप लगाया जाता था, किसके द्वारा, बोल्शेविक के द्वारा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे लोग पार्टी का समर्थन करना बंद करते हैं और नाराज हो जाते हैं। और इसी के बीच में बोल्शेविक के अंदर ही, रूस के अंदर ही एक गृह युद्ध छिड़ता है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या हम जो समझाते हैं पूरी तरीके से आपको समझ आता है, आप थोड़ा प्यार से हमें कमेंट सेक्शन में समझाएंगे, बताएंगे कि आपको वीडियो सच में अच्छी लगती है। तो वीडियो में समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को जरूर शेयर करें।